वित्त विभाग के वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 1,45,400 करोड़ रुपए के सकल बजट का अनुमान है, जो पिछले वित्तीय वर्ष से लगभग 13% अधिक है। अध्यक्ष महोदय, वित्तीय वर्ष 2025-26 में राजस्व व्यय के लिए 1,10,636 करोड़ रुपए प्रस्तावित हैं, जो गत वर्ष से 20.48% अधिक हैं। पूंजीगत व्यय अंतर्गत गत वर्ष के पुनरीक्षित बजट पर 7.81% वृद्धि के साथ 34,763 करोड़ 30 लाख रुपए का प्रस्ताव है। बजट में प्रावधानित सकल राशि को यदि प्रक्षेत्र के दृष्टिकोण से देखा जाए तो सामान्य प्रक्षेत्र के लिए 37,884 करोड़ 36 लाख, सामाजिक प्रक्षेत्र के लिए 62,840 करोड़ 45 लाख रुपए, आर्थिक प्रक्षेत्र के लिए 44,675 करोड़ 19 लाख रुपए बंदित किए गए। मान्यवर अध्यक्ष महोदय, 18 से 50 वर्ष तक की आयु की महिलाओं को नीरा दीदी ध्यान नहीं दे रही हैं। आप अपना बजट प्रस्तुत करिए। 18 से हम ये नहीं बोल सकते थे, इसलिए खाली में उनका ध्यान आकृष्ट किए। अच्छा, जी बहुत धन्यवाद। चलिए। अध्यक्ष महोदय, 18 से 50 वर्ष तक की आयु की महिलाओं को झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना से आच्छादित किया गया है और 13,363 करोड़ 35 लाख रुपए का बजटीय उपबंध है। मान्यवर, आंकड़े बहुत हैं, उपलब्धियां बहुत हैं। कम समय में इन उपलब्धियों को सदन के रिकॉर्ड्स में डालने के लिए खाली मैं पढ़ देना चाहता हूं। मान्यवर, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा के लिए इस बार 2,409 करोड़ 20,96,000 रुपए का बजट प्रस्तावित है। उच्च एवं तकनीकी शिक्षा में कुछ गुणवत्तापूर्ण और बेहतर प्रदर्शन का हम लोगों का प्रयास रहेगा। खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले हम लोगों ने 2,863 करोड़ 49,22,000 रुपए का बजट प्रस्तावित किया है। मान्यवर, वन विभाग के लिए 1,381 करोड़ 99,30,000 रुपए का बजट प्रस्तावित है। पथ निर्माण के लिए हम लोगों ने 5,900 करोड़ 89,28,000 रुपए का बजट प्रस्तावित किया है। परिवहन विभाग के लिए 311.43 करोड़ रुपए का बजट का प्रस्ताव है। माननीय अध्यक्ष महोदय, नागर विमानन हेतु 115 करोड़ 19,37,000 रुपए का बजट प्रस्तावित है। वित्तीय वर्ष 2025-26 में ऊर्जा के मद में 9,894 करोड़ 35,53,000 रुपए का बजट प्रस्तावित है। उद्योग के लिए 486 करोड़ 31,61,000 रुपए का बजट प्रस्तावित है। भवन निर्माण के लिए 861 करोड़ 57,31,000 रुपए का बजट उपबंध प्रस्तावित है। खनन एवं भूतत्व विभाग के लिए 72 करोड़ 72.89 करोड़ रुपए का उपबंध किया गया है। नगर विकास एवं आवास विभाग 3,577 करोड़ 68,91,000 रुपए का बजट प्रस्तावित है। पर्यटन, कला, संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग के लिए 336 करोड़ 64,45,000 रुपए का बजट प्रस्तावित है। सूचना प्रौद्योगिकी एवं ई गवर्नेंस में 303 करोड़ 96,72,000 का बजट प्रस्तावित है। मान्यवर, वर्ष 2025-26 में गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन के लिए 9,916 करोड़ 94 लाख रुपए का बजट प्रस्तावित है। योजना एवं विकास में जिला अनाबद्ध निधि के लिए 355 करोड़ रुपए का बजट प्रस्तावित है। अध्यक्ष महोदय, विकास के लिए योजनाओं के अवधारण और सूत्रण के साथ साथ विभिन्न प्रक्षेत्रों में क्रिटिकल गैप को पूरा करने के लिए योजना एवं विकास विभाग के अंतर्गत 414 करोड़ 35,23,000 रुपए का बजट प्रस्तावित है। मान्यवर, ये तो आंकड़ों की बात हो गई। इस चल रही परिचर्चा में जिसमें 14 लोगों ने भाग लिया, पक्ष और विपक्ष के,
मैं सबका धन्यवाद भी करना चाहूंगा और उनके दिए हुए सुझावों को भी निश्चित रूप से सराहना चाहूंगा। और जिन मिथ्या वचनों से, जिन असत्य बातों से सरकार के सकारात्मक प्रयास को पलीता लगाने का प्रयास किया है, उसका भी मैं जवाब देना चाहूंगा मान्यवर। तो मैं सबसे पहले सर्वश्री नवीन जी को, हमारे साथी नीरल पूर्ति साहब को, सीपी सिंह साहब को, प्रदीप यादव जी को, सुरेश पासवान जी को, अरूप चटर्जी को, सरयू राय साहब को, जनार्दन पासवान जी, जयराम महतो, निर्मल महतो, विकास कुमार मुंडा जी, राज सिन्हा जी, भूषण बैरा जी और भूषण तिर्की जी को धन्यवाद भी करता हूं कि आपने एक सार्थक चर्चा में भाग लिया। और हमारे साथी नवीन जी के कटौती प्रस्ताव पर सबसे पहले मैं आना चाहूंगा। साथी नवीन जी ने अपने कटौती प्रस्ताव की बिल्कुल शुरुआती अंश में एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कही कि राजधानी दर्पण है राज्य का। मैं भी सहमत हूं, राजधानी दर्पण है। दूसरे प्रदेशों से, दूसरे देशों से आने वाले लोग जब रांची उतरते हैं तो रांची की सड़कें, रांची की आधारभूत संरचनाएं, ये तमाम चीजें कहीं ना कहीं झारखंड के प्रतिबिंब के तौर पर दिखती हैं। लेकिन मान्यवर एक बात बोलने से वो भूल गए। इस 25 वर्षों के झारखंड में 17 वर्षों तक ये पेरिस हुआ करता था, और जब से हेमंत सोरेन की सरकार आई तब से रांची हो गया। आदरणीय सीपी सिंह तो नगर विकास मंत्री रहे, और सबसे महत्वपूर्ण एक चीज मुझको ये नहीं समझ में आई कि ये नगर विकास विभाग का जो बजट था, ये बजट झारखंड राज्य के लिए था। लेकिन इस झारखंड राज्य पर बहस की चर्चा और कटौती के प्रस्ताव हटिया विधानसभा और रांची विधानसभा में सिमट के रह गए। अगर ये सुझाव हटिया विधानसभा और रांची विधानसभा से बाहर आते तो आपके छोटे भाई को कुछ सीखने का मौका लगता, कुछ चीजें समझने का अवसर मिलता। लेकिन मान्यवर, विपक्ष के तौर पर सरकार को आईना दिखाने का जो मौका था, उस आईने में सबसे ज्यादा इन लोगों ने अपनी ही शक्ल देख ली। राज्य के विषय में चिंता के तो सवाल ही नहीं थे। हटिया से निकले तो रांची में अटक गए। क्या हटिया और रांची के अलावा झारखंड नहीं है? तो मैं तो स्पष्ट रूप से यह कहता हूं कि जिन बातों को आपने किया, उन बातों का जिक्र मैं कुछ याद दिला देता हूं सर आपको। खेलगांव तो बहुत बढ़िया बना, लेकिन खेलगांव बनने के क्रम में और क्या क्या हुआ उसको भी याद कर लीजिएगा सर। इसी सड़क की बजबजाती नलियों और सीवरेज ड्रेनेज के जो सवाल खड़े हुए, मैनहट कौन था? मैनहट कंसल्टेंसी आई थी, क्या मसला बना था? मेरे से ज्यादा तो आप जानते हैं मान्यवर। आप जानते हैं कि मैनहट ने आकर रांची का क्या हर्ट किया। नाम तो मैनहट था और हर्ट कर गया रांची को, और हर्ट करने के एवज में और कौन कौन लोग हर्ट हो गए। खैर, बेहतर बड़े भाई हैं, हमसे ज्यादा बेहतर जानते हैं। माने 27% ओबीसी के आरक्षण पर सबके सवाल बड़े जोर शोर से आए। हमारे भाई जोगेंद्र जी ने तो बड़ा मजबूत और दमदार आवाज में कहा कि सरकार की मंशा अगर साफ नहीं होती तो हेमंत सोरेन की सरकार ने पिछले कार्यकाल में बहुमत से पारित कराकर यह प्रस्ताव नहीं भेजा होता। बार बार घूमकर एक सवाल आता है कि क्यों आप महामहिम का अनुमोदन लेना चाहते हैं। ये इस बात को भूल जाते हैं कि इनके 13/11 को इसी ऑनरेबल हाई कोर्ट ने स्टक डाउन किया था और सिर झुकाकर माननीय उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का पालन करने के लिए बाध्य हुए थे। जब हम इनसे यह कहते हैं कि जिन विषयों को कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है, उन विषयों को संरक्षित करने के लिए 9 शेड्यूल में जाने की जरूरत है, तो कहते हैं तो एक्जीक्यूटिव ऑर्डर निकाल दीजिए। मान्यवर, भरमाने, बहकाने, लटकाने, देखिए फिर शुरू हो गया मान्यवर। अपना कार्यकाल याद नहीं है कि इनके एक्जीक्यूटिव ऑर्डर्स को हाईकोर्ट ने कैसे स्टक किया और कैसे करके ये कोई गुणात्मक परिवर्तन नहीं ला पाए। हम लोगों ने ईमानदारी से प्रयास किया मान्यवर, इन्होंने एक्जीक्यूटिव ऑर्डर लाकर
झारखंड की ओबीसी जनता को, झारखंड के लोगों को 13/11 के नाम पर भरमाया। हमने तो ईमानदार कोशिश की, विधानसभा ने बहुमत से बजट पारित किया, राज्यपाल को भेजा, हमने आग्रह किया कि चलिए हम लोग चलते हैं राष्ट्रपति के पास, और राष्ट्रपति के पास जाकर हम लोग आग्रह करेंगे कि हमारे इस सरना धर्म कोड को, 1932 के मसले को और 27% आरक्षण को संविधान की नवी अनुसूची में डालकर संरक्षित कर दे, जिस पर कि कोई न्यायाधीश नहीं आ सकता हो। लेकिन इनकी मंशा नहीं थी, साफ रही मान्यवर। जब माननीय राज्य, मैंने नाम नहीं लिया मान्यवर, मैंने नाम नहीं लिया है, मैंने इनकी कहा है, बोलने दीजिए, आपका नेता भी मैंने नाम नहीं लिया, नेता भी बैठे हुए हैं, बोलिए मान्यवर, मैंने नाम नहीं लिया है, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ सीपी बाबू, अरे आप तो सबसे ज्यादा बोले सीपी बाबू, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ मान्यवर, राज सिन्हा जी का भी समय बोल लिए, नहीं अभी बोलने दीजिए, बोल मान्यवर जिन चीजों का जिक्र कर रहे हैं, जाना है वहाँ, मान्यवर जिन चीजों का जिक्र समर्थन कर रहे हैं सर, सुन लीजिए, समर्थन में बोल रहे हैं, समर्थन तो नहीं होंगे सर, माननीय मंत्री जी आप जवाब दे रहे हैं, अच्छा बोल रहे हैं, नो डाउट, लेकिन गलत बयानी मत कीजिए। इसलिए मैं कह रहा हूं कि जो 27% ओबीसी का आरक्षण का मामला था, वो बहुमत से नहीं बल्कि सर्वसम्मति से पास किया गया था। मैं याद दिलाना चाहता हूं, सर्वसम्मति से। मान्यवर बड़े भाई हैं, जब बोलते हैं और खास आसन और आदेश हो तो बैठने की बाध्यता है, लेकिन वो दिन भूला नहीं है। सदन में मैं भी मौजूद था और बड़े भाई भी मौजूद थे। जब सदन ने बहुमत से फैसला करने का निर्णय ले लिया तो पिछड़ी जातियों के क्वेश्चन पर, पिछड़ी जातियों के निशाने पर नहीं आ जाए, इस मरी आवाज में इन लोगों ने उस बिल के समर्थन में आखिरी में कहा कि हमारा भी समर्थन है। जब ये देख लिया कि सदन ने पारित कर दिया बहुमत से, तो ट्रेन छूट जाएगी माननीय, और स्टेशन पर खड़े रह जाएंगे तो चलते ट्रेन में लटक कर सवार हो गए। आज उसी बात को याद दिला रहे हैं। महाजन ये गता स्वतंत्रता, बड़े भाई हैं जो कह देंगे मान लेंगे। मनोर जेईएनएल के रेट पर भी बड़ा गंभीर सवाल आया। सरकारें प्रस्ताव करती हैं, नया सदस्य हो तो यह महसूस होता है कि उनको प्रक्रियाओं की जानकारी नहीं होगी तो वो बोल देंगे। लेकिन यदि कोई पुराना सदस्य है, राजकाज से जुड़ा सदस्य है, और जब वो मिथ्या वचन बोलता है सदन में, ये सर्वोच्च पंचायत है प्रदेश की, इस सर्वोच्च पंचायत में आपकी बोली हुई बातों को लोग ये कहते हैं, जैसे पुराने दौर में कहते थे कि मैंने टीवी में बोल दल को, मैंने टीवी में बोल दल को मतलब सही हो, तो भले अब नहीं है। तो ये सर्वोच्च सदन हमारी आपकी अस्मिता जो झारखंड की जनता के लिए है, यहां पर बोले हुए कहे हुए वक्तव्यों का बड़ा महत्व होता है मान्यवर। झारखंड राज्य विद्युत निगम ने प्रस्ताव किए कि टैरिफ ये, अब मान्यवर प्रस्ताव क्यों हुआ? प्रस्ताव इसलिए हुआ कि पावर एक्सचेंज में बिजली जब राज्य सरकार को खरीदनी पड़ती है, तो वहां जो बड़े बड़े मित्र इनके बैठे हुए हैं, वो पीक आवर में बिजली की दरें ऐसी कर देते हैं कि राज्य सरकार को अपने कोष से ज्यादा पैसा खर्चा करना पड़ता है। मानवर ये बिजली की संकट, ये समस्या क्यों? गोड्डा में जो प्लांट लगा, उसकी उत्पादित बिजली का 25% हिस्सा इस राज्य सरकार को मिलना था, और वो भी कम दरों पर मिलना था। एसईजेड बना दिया गया, स्पेशल इकोनॉमिक जोन चला गया बांग्लादेश, हम लोग इंतजार में रह गए। अब वो महंगी बिजली जब बिजली विभाग, ऊर्जा विभाग हमारा खरीदता है, तो वह प्रस्ताव करता है कि इसकी दरों में बढ़ोतरी कर जाए, इसलिए कि निगम को घाटा हो रहा है। लेकिन मान्यवर यह आधा सच है। पूरा सच यह होता है
कि राज्य विद्युत बोर्ड या राज्य विद्युत निगम के तरफ से किए गए प्रस्तावों पर हर राज्य में एक ऊर्जा नियामक आयोग होता है। हमारे राज्य में उस ऊर्जा नियामक आयोग का नाम है JSERC, झारखंड स्टेट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेशन कमीशन। विभाग के प्रस्तावों की समीक्षा आयोग करता है, जो एक न्यायिक संस्था का दर्जा हासिल है जिसको, और वो न्यायिक संस्था ये तय करती है कि रेट क्या होगी। विभाग ने प्रस्ताव किया, इन्होंने चिल्लाना शुरू कर दिया। मान्यवर, आपके माध्यम से सदन को और इस सदन के माध्यम से झारखंड की जनता को हम ये आश्वस्त करना चाहते हैं कि हम लोग लाभकारी संगठन नहीं चला रहे हैं। हम ऊर्जा विभाग के माध्यम से कमा के सरकार का खजाना नहीं भरना चाहते हैं। हम ये चाहते हैं कि ऊर्जा खरीद की न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति उपभोक्ताओं से हो जाए, इसलिए कि इसी सरकार ने 200 यूनिट तक की बिजली का बिल माफी किया, इसी सरकार ने बकाया बिल माफी किया और 3,800 करोड़ की राशि से अपने उपभोक्ताओं को बिजली बिल की चिंता से मुक्त कराया। इसी सरकार ने कराया। मान्यवर, चर्चा के क्रम में स्ट्रीट लाइट के सवाल आ गए। चर्चा के क्रम में स्ट्रीट लाइट के सवाल आ गए। माननीय दोनों रांची नगर निगम के माननीय जनप्रतिनिधियों के तरफ से वही सवाल आ गए कि 44,000 लाइट लगाए थे हम लोग। बहुत खुशी की बात है मान्यवर, 44,000 लाइट लगी, राजधानी रांची जगमग हो गई। रात में भी एकदम दिन जैसा उजाला हो गया। लेकिन मान्यवर, ये WESL था कौन? इसको भी जरा पूछ लेते हैं कि इस WESL का निगमित कार्यालय कहां है और ये WESL संचालित कहां से होता था? अभी फुर्सत रहेगी बड़े भाई बता दीजिएगा, कम जानते हैं। और सबसे मजे की बात और है कि मान्यवर, 44,000 लाइटें लगाकर रांची के अंधेरे को दिन में बदल दिया गया। और जब नगर निगम ने फिजिकल वेरिफिकेशन कराया तो उन 44,000 लाइटों में से 18,000 लाइटों का पता नहीं। ये और नई बात, अब स्थिति ये बन गई मान्यवर कि 44,000 लाइटों को लगाने का तमगा तो सीने पर जरूर लगा दिया, लेकिन वो 18,000 लाइटें कहां चली गई ये कौन बताएगा? एक गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत है सर। नवीन जी पूर्ण जवाबदेही के साथ बोल रहे हैं, लग रहा है। सर चलिए सर कंटिन्यू करने सर, एक भौतिकी का एक सिद्धांत है मान्यवर। भौतिकी का बैठ जाएंगे सर प्लीज, आप बैठेंगे तो हाउस ऑर्डर में ही रहेगा ना सर। इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। हम बोले सर, भौतिकी का एक सिद्धांत है कि कोई भी तरल पदार्थ ऊपर से नीचे की ओर आता है, नीचे से ऊपर नहीं जाता है मान्यवर। और सवाल इस बात का है, तरल बोला दीदी, लिक्विड हिंदी में तरल बोलते हैं, मेरा हिंदी ज्यादा बढ़िया है इसलिए हम हिंदी बोल देते हैं। तो कोई भी भौतिकी का सिद्धांत है मान्यवर कि लिक्विड या द्रव्य जो है ऊपर से नीचे आता है, नीचे से ऊपर नहीं जाता है। विभाग में गलतियां हो, मंत्री कैसे जवाबदेही से बच जाएगा मान्यवर? विभाग के आप मंत्री हैं, आप कैसे जवाबदेही से बच जाएंगे? मैं उन बातों पर नहीं जाना चाहूंगा, मैं केंद्रित करूंगा कि इन बातों पर चलूं। मान्यवर, एक चीज का और बड़ा बढ़िया शिक्षा मिला कि निगम एक आतताई शासक के तौर पर फुटपाथ पर बसे लोगों को पहले उजाड़ दे रहा है, बसा नहीं रहा है। ये छवि गढ़ी गई कि नगर विकास विभाग और नगर विकास विभाग के अंतर्गत आने वाला जो रांची नगर निगम है वो एकदम अत्याचारी आतताई शासक है जो अपने क्षेत्र के नागरिकों के बारे में कुछ नहीं सोचता है।
सो उदाहरण भी पेश किया गया, मेरे से पूर्व का है, हम देख लेंगे, जांच भी करा लेंगे, पता भी कर लेंगे कि जितने दावे यहाँ किए गए उनकी सच्चाई कितनी थी। लेकिन मानवर एक चीज सुनते सुनते मेरे जहन में आ गई। मुंबई में एक बहुत बड़ी जगह है मान्यवर, उस जगह का नाम है धारावी। यहां बाकी लोगों ने भी शायद सुना होगा। अब धारा एशिया का सबसे बड़ा स्लम था, सबसे बड़ी मलिन बस्ती थी। कहां बसे लोग पता नहीं लगा, लेकिन उजड़ जरूर गए मान्यवर, उजड़ जरूर गए। और धारावी का स्लम प्लेन करके किसको दिया गया, ये भी जानने योग्य चीजें हैं मान्यवर। निश्चित रूप से पता करना पड़ेगा कि धारावी का स्लम किसको चला गया। तो मैं खैर ज्यादा नहीं कहूंगा, लेकिन एक बात मैं जरूर कहूंगा मान्यवर, हो गया इरफान भाई, हो गया। एक बात हम जरूर कहना, एक बात हम जरूर कहना चाहेंगे। इरफान, अभी आपको याद दिलाने से क्या फायदा है? पहले याद दिलाते तो कुछ बनता, अभी याद दिलाता करते। बोलिए। एक बात का जिक्र हम झारखंड की पूर्ववर्ती सरकार जिसका अक्सर जिक्र करते हैं कि गोवंश की हत्या पर प्रतिबंध लगा दिया गया, बड़ा स्वागत योग्य कदम, एकदम दिल से हम इसकी सराहना करते हैं मान्यवर। इसलिए सराहना करते हैं कि झारखंड की धरती पर ऐसा अगर ऐतिहासिक और क्रांतिकारी कदम तत्कालीन मुख्यमंत्री ने उठाया है तो देश के लोकप्रिय और क्रांतिकारी प्रधानमंत्री को भी सबक लेना चाहिए था मान्यवर। ये झारखंड में क्यों है, पूरे देश में गोहत्या पर प्रतिबंध क्यों नहीं है? इसलिए कि झारखंड के गोहत्या वालों से पैसा कम मिलता है, पूरे दिल्ली वालों से, बाकी लोगों से बड़ा पैसा आता है मान्यवर। मैं तो सराहना करता हूं झारखंड के उस मुख्यमंत्री की जिसने इतना बड़ा कदम उठाया, और मैं साथ में आग्रह करता हूं कि इसी चीज को पूरे देश में लागू करा दीजिए। हम भी आपके साथ खड़े हैं, सुर में सुर, कंधा में कंधा, आवाज में आवाज मिलाकर बोलने को। सर होता सर आप खड़े हो जाएंगे तो वो बैठना पड़ेगा। सर आप खड़े हो जाएंगे। माननीय मंत्री जी बोलिए। अब जल्दी करने का दबाव है सर ट्रेजरी से, इसलिए अब नहीं तो आप जितना शांति से बैठे थे हमको। अब सर इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट का जिक्र आ गया, अब इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट की वर्दी का जिक्र आ गया। अब सर इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट में हो सकता है किसी कर्मचारी ने कुछ गलतियां की होंगी, लेकिन जिस खाकी के ऊपर इस देश के करोड़ों लोगों का भरोसा है, उस खाकी से हमको तकलीफ कैसे हो गई? सेना का जवान खाकी पहनता है मान्यवर, राज्य के पुलिस खाकी पहनती है मान्यवर, उस खाकी से हमको तकलीफ हो गई, खाकी का रंग बदल दो। कल ही बोलेंगे कि झारखंड की विधानसभा का रंग बदल दो, कल ही बोलेंगे कि इनकी बंडी का जो रंग है उसी की वर्दी बनवा दो। ऐसा होता है क्या मान्यवर? अजब समझ में नहीं आता है। अरे व्यक्ति विशेष की गलती आप ये बताइए, व्यक्ति विशेष को दंडित करेंगे। अब चश्मा अगर ये लगाएंगे रंगों का तो मान्यवर फिर तो कोई उपाय नहीं है। देखिए हम लोग के खोरठा में सर एक कहावत है, संजय बाबू, हम लोग के सर खोरठा में एक तो कहावत है, हम लोग के खोरठा में कहता है कि सुतलाहा के तुम जगा सको, माने सुतलाहा के तो जगा सकही, जगलाहा किरण जगही। पर 100 लोगों तो जगाया जा सकता, अब जगे हुए लोग तो इनको कैसे जगाएंगे सर? तो वही कहानी है सर। अब खैर ये तो तमाम बातें पक्ष विपक्ष की अपने बातों को रखने की हो गई। सरयू राय साहब का कुछ सुझाव आया था, सुझाव कुछ तो निश्चित रूप से अच्छा था, लेकिन कुछ बातों पर मैं आपका भी ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा। नमामि गंगे परियोजना में सिर्फ गंगा नदी को और गंगा के आर्बिटरी के तौर पर सिर्फ दामोदर नदी को लिया गया। सरकार ने लगातार पत्राचार किया है
कि गंगा की आर्बिट्री में दामोदर है, दामोदर की आर्बिट्री में बराकर है, बराकर की आर्बिट्री में उसरी है, कोयल है, शंख है, लेकिन ये पूरा झारखंड का भूभाग इससे आच्छादित नहीं है। और हम लोग इस बात के लिए बड़े चिंतित हैं कि ये बड़े खर्चे की चीजें अगर केंद्र का सहयोग नहीं है तो बड़ा मुश्किल है। आपने तो मेहनत की है, इसलिए मैं जरूर से इस बात के लिए आग्रह करूंगा कि फिर हम लोग भारत सरकार से आग्रह करने जाएंगे, उस समय आपके मार्गदर्शन की आवश्यकता पड़ेगी। राज सिन्हा भाई बोल रहे थे, बस वही है, राज सिन्हा भाई जब बोलना शुरू करते हैं तो आंकड़ों के मामले में अचानक लंबी छलांग लगाते हैं। बोले 65 लाख लोगों को दे दिया, तो हम भी गड़बड़ा गए सर कि 65 लाख लोगों को मैया सम्मान कब दे दिए। अब 65 लाख लोगों का आंकड़ा हम भी खोजना शुरू किए, तो खोजते खोजते चूंकि उस प्रक्रिया थोड़ा बहुत हम भी जुटे हुए थे, तो दिमाग पर बहुत जब जोर डाले तो याद आया कि अरे भाई 65 लाख नहीं था, 58 लाख तक पहुंचा था। और 58 लाख के बाद बिहार झारखंड की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए न्यूज बाय स्कोप को फॉलो करें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूट्यूब, फेसबुक, एक्स और व्हाट्सएप पर।